हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजे फिजिक्स। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग अब CSIR नेट का फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपके लिए कोर्स चलाया हुआ यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट CSIR नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगा। इसी ऑर्डर में हम लोगों ने सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिज्म स्टार्ट किया हुआ है विद माय हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो आपको इन नोट्स को नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, ताकि आप लोग जो है CSIR नेट का जब प्रिपरेशन का जब रिवीजन करोगे, तो रिवीजन करते वक्त आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। और क्लासिकल मैकेनिक्स की हम लोगों ने शुरुआत करते वक्त लास्ट 7 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आप लोग उन 7 वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखना। और उन वीडियोस में हम लोगों ने कांस्टेंट पढ़ लिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ लिया है, और अब हम आगे लैग्रेंजियन पर मूव ऑन कर रहे हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं लैग्रेंजियन प्रॉब्लम, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन और लैग्रेंजियन की और बाकी सारी प्रॉब्लम्स। 6 प्रॉब्लम, फिर एक प्रॉब्लम नंबर 7 हमारी कल थी एडवुड मशीन। ये हम लोगों ने कल देख ली थी, एक बार आप लोग देख लेना इसको फटाफट से। और ये हम लोगों ने कल समझ ली थी। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट भी हम लोगों ने देख लिया था। आप लोग अगर लाइव देखना, अगर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, देन यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी, लाइव देख सकते हो। वहां मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर करूंगा और सारी ही प्रॉब्लम्स या फिर सारा ही कोर्स कंप्लीटली आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी आप लोग कर सकते हो प्रिपरेशन लाइक दिस। ठीक है, अब चलिए, और आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनका प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर आपको डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और इसको शेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आपका भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा। बिकॉज जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, आप उनके डाउट्स आप लोग समझ पाओगे। चलिए, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लैग्रेंजियन का हम लोग समझते हैं। तो लैग्रेंजियन, अब ये लेक्चर नंबर 8 है। तो आपको अगर लेक्चर नंबर 8 को समझना है एक बार के लिए, तो बेटर होगा कि आप इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब देख लें। 7 लेक्चर हो चुके हैं क्लासिकल के, तो आप ऑर्डर वाइज देखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, ज़्यादा लंबे लेक्चर होते नहीं है अपने ना। तो लेक्चर नंबर 9 देखते हैं। अ पार्टिकल is moving under the influence of a central force। आपका पार्टिकल F इज इक्वल टू माइनस का के आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये सेंट्रल फोर्स है। एक बात ध्यान रखना, सेंट्रल फोर्स क्या होता है? सेंट्रल फोर्स वो होता है जो केवल डिपेंडेंट हो, मतलब थीटा डिपेंडेंट ना हो, एंगल पर डिपेंड ना करे, केवल आर पर डिपेंड करे। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लासिकल के अंदर, ये बीएससी लेवल की क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है ना। तो ये कहलाते हैं सेंट्रल फोर्सेस। आगे बढ़ें। सेट अप द लैग्रेंजियन एंड हेंस डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बात ध्यान रखना, सेंट्रल फोर्स के लिए, सेंट्रल फोर्स तो क्या होता है? माइनस का ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। ये बात ध्यान रखना, अगर आपको सेंट्रल फोर्स दिया हुआ है ना, आप सेंट्रल फोर्स की हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव ग्रेडियंट फोर्स होता है। तो वैसी बात है, अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या कर सकते हो? फोर्स को इंटीग्रेट करके आर के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो। चलिए, क्योंकि आपको क्या निकालना है? लैग्रेंजियन निकालना है, तो लैग्रेंजियन के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी तो चाहिए ही होगी, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फिक्स होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, ये फिक्स होता है। काइनेटिक का फॉर्मूला फिक्स होता है, पोटेंशियल आप लोग यहाँ से निकाल लोगे, बस अपना काम बन जाएगा। बस वी स्क्वायर जो है वो आप चेक करना कि कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप वर्क कर रहे हो, है ना। तो आगे देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस इन अ प्लेन अंडर एन इनवर्स स्क्वायर अट्रैक्टिव लो। तो ये इनवर्स स्क्वायर लो से भी आप लोग डिनोट कर सकते हो। एक्चुअली में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो कुलोम्ब फोर्स होता है, वो सब इनवर्स स्क्वायर लो होते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं कुलोम्ब फोर्स क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में लगता है, और ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही नेचर का होता है। इनवर्स स्क्वायर लो को फॉलो करता है, मतलब कि रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जो हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मासेस के बीच में लगता है,
और ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ये। और जहां पे जनरली हम के बराबर क्या मानते हैं, जी एम एम मानते हैं ना, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स है। और आप लोग जब आर केप की वैल्यू पुट करोगे आर वेक्टर अपॉन आर, तो आपका यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है, ये आपका बना हुआ है बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स। इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखना ये आर पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये पोलर सिस्टम में या यू कैन से दैट स्फेरिकल में वर्क करेगा। बट यहाँ पर हमारे पास केवल 3 कोऑर्डिनेट ही है, मतलब 3 नहीं है, 2 कोऑर्डिनेट है, इसलिए हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर इसका लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, क्योंकि हम लोग इसको पोलर में ले रहे हैं। याद रखना रेडियस या फिर आर जहां भी दिख जाए इसका मतलब पोलर में या फिर स्फेरिकल में है। वैसे 2D में है इसलिए पोलर में होगा ये, याद रखना। और ये वैसे सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है, जैसे कैपलर लॉ होता है ना, कैपलर लॉ, तो कैपलर लॉ में भी इस तरह से वर्क करता है चीजें। कैपलर लॉ में 5 फिक्स होता है, एक सन होता है और ये आपका होता है, मान लो अर्थ मान लो, आप लोग कोई भी प्लेनेट मान लो, प्लैनेट मान सकते हो आप, तो सन के अराउंड कोई प्लैनेट मूव करता है या फिर जितनी भी इस तरह की प्रोसेस होती है वो सब कैपलर लॉ के अंडर में वर्क करती है। तो इसमें ये जो मोशन होती है ना, इसमें लगभग 5 फिक्स होता है। तो जनरली हम लोग आर और थीटा वेरी करवाते हैं, तो वहां पर पोलर सिस्टम वर्क करता है। तो पोलर के अंदर बेसिकली क्या होता है, टी इज इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, है ना। तो एफ इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल, देन एफ proportional to r square, f proportional to r square, and you can say that f is equal to minus का k r square upon r cube। r को आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने आपको समझाई दिया ऊपर, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। और अगर डायरेक्शन आपको इंक्लूड नहीं करनी है तो आप इसको डायरेक्शन को ef तो वेक्टर फॉर्म में है, तो डायरेक्शन अगर आपको नहीं करनी है इंक्लूड तो आप न्यूमेरिकल इसको ऐसे भी लिख सकते हो f को। फिर अगर आपको निकालना है फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी, तो आप जस्ट फोर्स को इंटीग्रेट कर दो, आप फोर्स को इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो ये इंटीग्रेट कर दो इस तरह से, इनफाइनाइट से ये आर माइनस का, और जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लाइक दिस, अपर लिमिट माइनस लिमिट से करोगे तो कितना हो जाएगा, सिंपली माइनस का के अपॉन आर। तो याद रखना इनवर्स स्क्वायर लॉ में या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो कितनी होती है, माइनस का हाफ माइनस का के आर, ठीक है ना। जहाँ पे के बराबर जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, जी एम एम लिखते हो आप ग्रेविटेशनल के अंडर में, ये बात ध्यान रखना। तो एक और चीज आप लोग ध्यान रखना, वो ये चीज रहेगी, ग्रेविटेशनल के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब नेगेटिव में आते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और अट्रैक्टिव नेचर के लिए हमेशा फॉर्मूले नेगेटिव में वर्क करते हैं, क्योंकि आपका फोर्स नेगेटिव है। तो जब फोर्स ही नेगेटिव में है तो बाकी सारी चीजें भी क्या रहेगी आपकी, उसी अकॉर्डिंग वर्क करेगी। इसलिए आप लोग ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ पर आपका फोर्स नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव में आएगी, डोंट वरी। फिर आपको बस सिंपली एल निकालना है, आप लोग निकाल सकते हो आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक तो आर है और एक थीटा है। क्योंकि मैंने आपको सिखाया था जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मतलब कि वो कोऑर्डिनेट जो लैग्रेंजियन में चेंज हो रहा है, मतलब कि जिस कोऑर्डिनेट के ऊपर डॉट लगा हुआ है वो कहलाता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आर के ऊपर डॉट लगा हुआ है, थीटा के ऊपर डॉट लगा हुआ है, सिंपली इसको आप बोल सकते हो। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन कॉरस्पॉन्डिंग टू आर, आर कॉरस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हो, क्योंकि वो हमने फॉर्मूला लिखा था, अगर आपको याद हो तो डी अपॉन डी टी डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट, क्यू के क्या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है, क्यू के क्या कहलाता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू के बराबर 0। तो हमने क्यू के बराबर मान लीजिए आर मान लिया, क्योंकि हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पहला आर है, तो आर के करस्पॉन्डिंग लिखा, फिर हमने इसको आर के ये आर डॉट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आर डॉट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएट कर दो, तो केवल इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे आप, पीछे कहीं भी आर डॉट नहीं है, तो 2 आगे आ जाएगा, सिंपली 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, एम आर डॉट, है ना। माइनस का फिर आर के रेस्पेक्ट में करो तो इसको भी डिफरेंशिएट कर पाओगे आप लोग, इसको भी डिफरेंशिएट कर पाओगे।
तो दोनों को डिफरेंशिएट किया आपने तो माइनस का एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि आर का किया आपने थीटा डॉट तो ऐसा कैसे रहेगा, और इसको करेंगे तो माइनस का के अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। फिर आप इसको सोल्व कर लो तो डबल डी टी के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आर डॉट था तो आर डबल डॉट हो जाएगा, और यहाँ पे एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सब कुछ नहीं है, तो एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर, फिर इसको आप सोल्व माइनस का प्लस के आर स्क्वायर। नाउ सेकंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन सा है आपको, थीटा है। सेकंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा है। तो हम लोग अब लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन कॉरस्पॉन्डिंग टू थीटा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट माइनस का डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा, यू कैन से दैट। फिर आप सिंपली इसको थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो केवल इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे आप लोग, बाकी तो कहीं भी नहीं है। तो ये जीरो हो जाएगा, आर डॉट का स्क्वायर का डिफरेंशिएट और आर स्क्वायर सिंपली यही सही, तो थीटा डॉट का ट्वाइस आगे आ जाएगा, तो टू कट जाएगा, तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो ये हो गया एम आर स्क्वायर, और ये इसके तो जीरो है क्योंकि लैग्रेंजियन में कहीं भी थीटा अवेलेबल नहीं है ना। सोल्व करो, डबल डिफरेंशिएट करोगे इसको आप लोग टी के रेस्पेक्ट में, तो ये भी वेरिएबल है तो इसको भी कर पाओगे आप डिफरेंशिएट तो पहले, और इसको भी कर पाओगे डिफरेंशिएट तो पहले। देखो आप लोग यहाँ देखना, ये फुल डिफरेंशियल है, ये क्या है, फुल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब, फुल का मतलब ये होता है कि आर का भी यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा और थीटा का भी होगा, तो पहले थीटा का कर दो, फिर प्लस, फिर आर का करोगे तो 2m आर डॉट स्क्वायर। अगर ये पार्शियल होता ना तो केवल हम लोग पार्शियल के अंदर तो केवल उसी का करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में करना है, बाकी सब कांस्टेंट, बट यहाँ पे फुल डिफरेंशियल है तो आर भी चेंजेबल है थीटा भी चेंजेबल है, तो दोनों का करोगे, एम तो कांस्टेंट है पूरी मोशन में, है ना, तो दोनों का करना पड़ेगा आपको। चलिए, तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लैग्रेंजियन निकाल सकते हैं इस प्रॉब्लम का, और जितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उतनी ही आपके पास में क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी, लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, obtain the Lagrangian equation for a motion of particle falling vertically under the influence of gravity। एक पार्टिकल है जो फ्रीली फॉल कर रहा है ग्रेविटी के अंडर, ये मान लीजिए आपका धरती माता है, धरती माँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्टिकल आपका गिर रहा है सपोज, ठीक है, और मोशन ऑफ पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली मतलब ऊपर से आ रहा है, वर्टिकली मतलब वर्टिकली, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब धरती माता अपने पुत्र को खींचती है अपने ऊपर, इसका मतलब ये है कि अट्रैक्शन हो रहा है ग्रेविटी के अंडर। तो व्हेन फ्रिक्शनलेस फोर्स ऑब्टेनेबल फ्रॉम द डिसिपेटिव फंक्शन हाफ के वी स्क्वायर, तो यहाँ पर एक फोर्स भी हो रहा है, मान लो हाफ के, ये फ्रिक्शनलेस फोर्स है। डिसिपेटिव फोर्स का मतलब जानते हो, मतलब कि ऐसा फोर्स जो उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करता है, ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इंटीग्रेट द इक्वेशन ऑफ टू ऑब्टेन द वेलोसिटी, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है, उसको इंटीग्रेट करना है, फिर आपको वेलोसिटी निकालना है एज अ मैक्सिमम ऑफ टाइम, हैंस शो दैट द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी फॉर फॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ v इज इक्वल टू mg अपॉन k, लाइक दिस। तो फ्री फॉल के लिए हम लोग mg अपॉन के ये आपको ऑब्टेन करना है, ये आपको लेके आना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं हम लोग, चलिए एक बार करके देखते हैं इसको। Lagrangian equation of motion containing the frictionless force obtainable from the dissipative function are given at, अगर मान लीजिए कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शन अवेलेबल होता है, मान लो डिसिपेटिव फंक्शन, एक बात ध्यान रखना, अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अलावा कोई एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा फोर्स सिस्टम में वर्क करता है लाइक डिसिपेटिव फोर्स, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे कन्वर्ट होगी वो ध्यान रखना। इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी, इतना तो हम लोग लिखते ही हैं, ये तो आपको याद ही है, बट अगर डिसिपेटिव फोर्स है तो यहाँ पे आप डिसिपेटिव फोर्स के लिए आर, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट, ये एक्स्ट्रा टर्म आपको लगानी है, समझ में आ रहा है। अगर सिस्टम में कोई डिसिपेटिव फोर्स है
तो आपको ये डिसिपेटिव फोर्स के लिए एक्स्ट्रा टर्म लेके आनी है, ठीक है। अब हमारे पास डिसिपेटिव फोर्स एक्स्ट्रा ये वाला है हाफ के वी स्क्वायर, है ना। पार्टिकल ऊपर से गिर रहा है, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ऊपर से गिर रहा है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, इसका y वाला चेंज हो रहा है केवल, है ना। एक बात ध्यान रखना, तो अगर इसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, लेट y इज द हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द अर्थ, तो ऑब्वियसली बात है y हाइट पर है, तो उसका क्या हो जाएगा आइडिया, हाफ एम वी स्क्वायर। वैसे वी स्क्वायर आप सिंपली ये कार्टेशियन के अंदर तो वी स्क्वायर बराबर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर होता है, बट एक्स कोऑर्डिनेट अवेलेबल है नहीं पार्टिकल के पास में, इसलिए हम लोग इसको जीरो लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, और ये जीरो लिख सकते हो। ओके, तो केवल वाई बचेगा उसका, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात की जाएगी तो पार्टिकल आपका रेफरेंस एक्सिस से ऊपर है, खुद ही देख लो आप लोग, रेफरेंस एक्सिस से ऊपर है पार्टिकल, मतलब कि प्लस वाई के ऊपर अवेलेबल है पार्टिकल, है ना। इसका मतलब mgy हो जाएगा, mgh होता है ना फॉर्मूला, अगर कोई m मास पार्टिकल अवेलेबल है जो h हाइट पर है तो उसका फॉर्मूला mgh, तो मतलब mgy। अब यहाँ पे अब कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे बेसिकली v क्या है, v है आपका y डॉट, इसका मतलब y चेंजेबल पैरामीटर है, तो मैं डेल्टा r अपॉन डेल्टा y डॉट ले सकता हूँ, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में डेल्टा r अपॉन डेल्टा q के डॉट है, तो मुझे q के डॉट का हिसाब किताब करना है। तो हमारे पास q के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, y है, क्योंकि y ही चेंज हो रहा है सिस्टम में, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट केवल y अवेलेबल है। तो डेल्टा r अपॉन डेल्टा y डॉट बराबर, या फिर इसको जनरलाइज्ड वेलोसिटी बोल सकते हो आप सिंपली, x तो जीरो है तो y b बराबर क्या जाएगा, y डॉट। कोऑर्डिनेट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। आपने इसको सोल्व किया, इसको v के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया तो k भी बच गया, एक k है यहाँ पे, m नहीं एक k है यहाँ पे ना, तो हाफ के वी स्क्वायर, ये के वी बच गया, तो इसको आप के वाई डॉट भी बोल सकते हो आराम से, ठीक है ना, इसको के वाई डॉट बोल सकते हो आराम से। तो एल बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, लाइक दिस। या आप लोग सारी जितनी वैल्यू निकाली आपने सब आप पुट कर दो, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा वाई डॉट की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि आपको केवल इसको वाई डॉट के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो केवल एक बार है, केवल यही डिफरेंशिएट होगा और कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा, और लैग्रेंजन के अंदर कहीं भी वाई डॉट नहीं है, तो हमने कर दिया डिफरेंशिएट। तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा वाई डॉट आप करोगे तो कितना जाएगा, एम वाई डॉट, ये आएगा ना। फिर आप इसका डी अपॉन डी टी करके देखोगे एम वाई डॉट का, तो कितना जाएगा, एम वाई डबल डॉट, और वही टर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब इस टर्म का मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस टर्म का मतलब मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना। दूसरा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा वाई आपको निकालना है, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा वाई आपको निकालना है, तो केवल वाई यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसी को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एम जी हो जाएगा। बस इस वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना, यहाँ माइनस पहले से अवेलेबल है, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद में आपको r को y डॉट के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना, ये तो मैंने निकाल लिया पहले, डेल्टा r अपॉन डेल्टा y डॉट, ये तो मैंने पहले निकाल लिया, तो प्लस के वाई डॉट। बस अब ये एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना है आपको। कैसे करोगे, एम जी को इधर शिफ्ट कर दो, फिर टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसको, सिंपली टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, सॉरी इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो हमने टी के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया, और इंटीग्रेट करते ही क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन था, एक बार इंटीग्रेट करते तो सिंगल डिफरेंशिएशन यहाँ पे बच गया, यहाँ पर सिंगल डिफरेंशिएशन था, एक बार इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, सिंपल के वाई बच गया, तो एम वाई डॉट प्लस के वाई, और यहाँ पर टी का कोई फंक्शन है तो एम वाई टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया। वाई डॉट को मैं वी लिख सकता हूँ आराम से, मैंने ऊपर बोल दिया था आपको, वी लिख सकते हैं इसको आराम से, तो वाई डॉट इज इक्वल टू वी प्लस के वाई इज इक्वल टू माइनस का एम जी टी प्लस सी। अब बाउंड्री कंडीशन मैंने आपको क्या कहा था, कल भी बताया था, अगर
लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको क्या निकालना है, उसकी मोशन का स्टडी करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास कोई ना कोई सा कांस्टेंट आएगा। तो बाउंड्री कंडीशन देखना, जब t बराबर 0 था तो पार्टिकल मैंने यहाँ ऊपर से छोड़ा तो ऊपर उसका वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, क्योंकि मैंने रेस्ट से उसको छोड़ा है। इसका मतलब y बराबर क्या था, y उसकी मैक्सिमम हाइट थी। ये बात ध्यान रखना, y उसकी क्या थी उस समय, मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। तो अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि y मान लो h है, y इज इक्वल टू क्या है, उसकी h है, शुरुआत में मैंने h हाइट से उसको छोड़ा तो y मान लो h है इनिशियली, तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो कैसे आएगा, m मल्टीप्लाई विद द जीरो इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई विद द जीरो प्लस k इंटू h इज इक्वल टू माइनस का mg और t बराबर 0 प्लस c। सो यू कैन से दैट c इज इक्वल टू kh, c इज इक्वल टू कितना जाएगा kh। बस इस c की वैल्यू को आप उठा के यहाँ पटक दो, c की वैल्यू को आप यहाँ रख दोगे तो आपका क्वेश्चन my बच जाएगा। इस ky को आप इधर इस तरफ भेज दो तो कितना हो जाएगा h माइनस वाई, और इसका v की वैल्यू निकाल लो। हाँ ठीक है ना, अब बढ़िया है, इसको आप लोग डिफरेंशिएट कर दो आराम से, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसको, है ना। तो करोगे डिफरेंशिएट dv अपॉन dt तो माइनस का g, ये t का 1 हो जाएगा, प्लस k अपॉन m, h तो कांस्टेंट है 0 जाएगा, फिर माइनस का dy अपॉन dt। सो द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन dv, ये मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन लगा दी मैंने। तो कोई भी फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये एक मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर कोई भी वैल्यू या कोई भी फंक्शन मैक्सिमम होता है तो डिफरेंशिएट करने पर कांस्टेंट की वैल्यू 0 आती है। तो इसलिए अगर v को कांस्टेंट मैक्सिमा लेना है तो dv अपॉन dt क्या हो जाएगा, 0 जाएगा। तो माइनस का g प्लस के एम, इसको आप पुट कर दो तो g बराबर क्या हो जाएगा, k अपॉन एम बी, या फिर आप v बराबर एम जी अपॉन के, तो ये वेलोसिटी निकल गया। तो यहाँ तो आपके पास सिंपली उसने बोला था v बराबर एम जी अपॉन के निकाल के लेके आओ। एक बार जानना, नेट के अंदर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द वेलोसिटी, और आपको वेलोसिटी 4-5 ऑप्शन दे देगा तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लेनी है, उसको फिर आपको इंटीग्रेट करना है, बाउंड्री कंडीशन लगानी है और वेलोसिटी लेके आनी है। तो यहाँ तो वेलोसिटी आपको प्रूफ करनी थी तो प्रूफ कर दी मैंने, एमएससी लेवल तक का क्वेश्चन है ये, सेक्शन सी में आ सकता है आपके, और आपको ये सोल्व भी करना पड़ सकता है। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, इसलिए मैं आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल करवा रहा हूँ लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के। आप लोग कृपया सारे एग्जांपल कर लें, ठीक है ना। अभी मेरे पास और भी एग्जांपल्स हैं, अभी तो मैंने स्प्रिंग वाले एग्जांपल करवाए नहीं है आपको, अभी तो मुझे स्प्रिंग वाले एग्जांपल करवाने हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, फिर उसके बाद मैं लास्ट ईयर्स की प्रॉब्लम्स कराऊंगा मैं आपको, जो भी CSIR नेट में लैग्रेंजियन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई थी वो सभी प्रॉब्लम मुझे करवानी है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि लैग्रेंजियन किस लेवल का नेट में आता है और आप लोग उसको सोल्व करना सीख जाओगे। आई होप इतने एग्जाम्पल करने के बाद में आप लोग नेट की प्रॉब्लम्स सोल्व कर लोगे फटाफट से, और मैं करवाऊंगा। अगर आपने वो कर दिया तो ये बात मान लीजिए आपके लैग्रेंजियन से 2 क्वेश्चन आएंगे मिनिमम, ये मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, और मिनिमम एक तो आएगा ही आएगा, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। ये 2 क्वेश्चन आपके कवर करते हैं 5 नंबर में आएगा एक तो, और एक आता है 3.5 में, है ना। तो मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा आपका, और ये मिनिमम एक 5 में भी आ सकता है और 3.5 में भी आ सकता है, हमेशा का पक्का है। तो इसका मतलब ये है 3.5 मार्क्स से लेके और 8.5 मार्क्स तक का आपका लैग्रेंजियन वर्क करता है, ये है ना। तो आप अगर लैग्रेंजियन को ढंग से कर लोगे तो आपके CSIR नेट में
3.5 मार्क्स तो पक्के पक्के हैं, ये मान लो श्योर है कि आप 3.5 मार्क्स लेके आओगे सही, केवल लैग्रेंजियन का करने पे। तो करो लैग्रेंजियन, आप प्रैक्टिस करेंगे तो लैग्रेंजियन सीख जाओगे, बच्चों को सिखा पाओगे बड़े होके। आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, ऑब्वियस सी बात है लेक्चरर बनोगे, कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, लेक्चरर बनोगे, तो वहां पे कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा आपको लैग्रेंजियन। इसलिए मैं आपको एमएससी लेवल तक के सवाल करवा रहा हूँ लैग्रेंजियन में, ताकि आपका थोड़ा सा नेट के साथ साथ लैग्रेंजियन के ऊपर आपका कमांड अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? सो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग अब बने रहें हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे और लाइन टू लाइन वीडियोस देखते जाएं, लाइन टू लाइन एग्जाम्पल करते जाएं। मैं आपको इजी एग्जाम्पल से अब हार्ड एग्जाम्पल की तरफ लेके जाने वाला हूँ। ठीक है ना? तो अब लैग्रेंजियन के थोड़े एग्जाम्पल हम लोग और मॉडिफाइड करने वाले हैं। ये लैग्रेंजियन का एक फेज खत्म हो चुका है, अब लैग्रेंजियन का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा, मतलब थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है ना? तो आप लोग शेयर करें वीडियो, ताकि और भी बच्चे जो एमएससी लेवल तक के बच्चे हैं, उन एमएससी लेवल तक के बच्चों का एक क्लियर हो जाए, बिकॉज एमएससी में पक्का आता है ये। थैंक यू सो मच।